हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर शर्मा, आपका फिजिक्स कोच। केएलसी के प्लेटफॉर्म पे बच्चों आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है या लाइक नहीं करा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। छोटे से छोटा भी जो अपडेट आता है वो ऐप पर आता है, तो छोटी से छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलो आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम क्या है बेटा, लाइट। वैसे तो लाइट हमारे आसपास है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं, किस फिनोमेना के थ्रू या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हो रहा है कि हम समझ नहीं पाते इसको। तो चलो हम डिटेल में इसको आज पढ़ेंगे बेटा। तो लाइट के बारे में अगर हमसे कोई पूछता है तो हमें यह पता होता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। जैसे किसी कमरे में अगर आप जाते हो तो वहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, अगर अंधेरा है तो वहां पे पहले हम लाइट को ऑन करते हैं या हम किसी एक सोर्स को ऑन करते हैं। ठीक है, तो वहां से जब लाइट रे चलती है, बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस कमरे के, तो वो हमें दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जहां से लाइट चलती है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। और जो सोर्स है उसकी वजह से बाकी सारी चीजें हमको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन वाइज तो हमें पता चल चुका है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आजकल एक नई डेफिनेशन है जिसको हमें याद करना है कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। है ना, बहुत बड़े बड़े से नाम है लेकिन इसको समझेंगे पहले। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो सन है, तो सन के अंदर क्या है, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। जनरली अगर हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहले कौन सा बेटा, विजिबल पार्ट है ना, उसमें कौन सा है, यूवी लाइट भी होती है या यूवी रेज जिन्हें हम बोलते हैं, और कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है। तो बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं इस यूनिवर्स में, हम बात करेंगे अभी आगे उसके। तो उसी को जब हमने बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने कुछ नहीं करा, जब हम बहुत सारे रेडिएशंस को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाते हैं, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो चाहे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, तब जो रेडिएशन का जो बैंड फॉर्म होता है उसी बैंड को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो लाइट की एक नई डेफिनेशन है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही, लेकिन एक तरीके से क्या है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस पूरे स्पेक्ट्रम में हम बहुत सारे रेडिएशंस को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारी जो आंखें हैं ना, वो बहुत कम रेडिएशंस को देखने के लिए बनी है। तो जिन रेडिएशंस के लिए हमारी आंख देख पाती है उन्हीं रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लाइट बोलते हैं, या सिंपली क्या बोलेंगे, विजिबल लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन से मॉडर्न डेफिनेशन है, तो लाइट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर्स के बारे में। तो जो मिरर होता है, जो हम लोग ग्लास जो हम लोग देखते हैं सामने, है ना, रोज देख के आते हैं, अगर उस मिरर को जो ध्यान से देखो पीछे से वो पॉलिश होता है, जबकि एक्चुअल में वो ग्लास की प्लेट ही है, लेकिन वो कैसी है बेटा, बहुत पतली है। तो मिरर को डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अ थिन ग्लास प्लेट विच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड। एक साइड से अगर हम उसे पॉलिश कर देते हैं तब वो कैसा बिहेव करता है बेटा, मिरर की तरह बिहेव करता है। नहीं तो वो ग्लास प्लेट तो थी, आर पार लाइट चली जाती है ना, है कि नहीं। और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो एक आपका रूम है और वहां पे आपकी विंडो है, तो जब भी उस पर सन की लाइट पड़ती है ना, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बहुत सारी लाइट कैसी होती है, सन की रूम के अंदर एंटर करती है, और बहुत सारी लाइट कैसी होती है, वो टकरा के वापस भी जाती है। और सोचो जब आप उस ग्लास को टच करोगे ना, तो आपको हल्का सा लगेगा कि ये गर्म हो चुका है, मतलब इसने कुछ ना कुछ सन की लाइट को एब्जॉर्ब भी करा है। तो किसी भी सरफेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तीन फिनोमेना होते हैं। पहला कौन सा है बेटा, लाइट आती है, सरफेस पे पड़ती है, टकरा के बाहर चली जाती है, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर लाइट आती है, उस सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसके बाद जब लाइट पड़ती है, इसके बाद वो ग्लास को पार करते हुए वापस क्या आती है, एयर में, मतलब उसने अपना मीडियम को चेंज करा, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो तीनों फिनोमेनास होते हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे बेटा, पीछे से हमने उसको पॉलिश कर दिया है, और पॉलिश किससे करते हैं बेटा, सिल्वर से हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो पीछे से एक कोटिंग कर रखी है ग्लास प्लेट में, इसके बाद इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मिरर, तो वो अब मिरर की तरह बिहेव करता है। हमें ये पता करना है कि यहाँ पे क्या है, कि जब हम मिरर्स की बात करते हैं, तो सिंगल मिरर की जब बात करते हैं, तो हम अगर मान लो शीशे के सामने आप अपने आप को देखो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इमेज दिखती है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स की, जब उनके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल दिया हो। समझते हैं पहले इसको बेटा, देखो जैसे मान लो एक मिरर है, एक ऐसा मिरर है, एक ये मिरर है, और एक ऐसा मिरर है, एक ये मिरर है। पीछे से हम इसे पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने का मतलब कैसा होता है, इसको किससे किया हुआ है, सिल्वर से इसकी पेंटिंग कर रखी है। अब जैसे मान लो एक लाइन में बना रहा हूं, जो क्या है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। कैसी जा रही है बेटा, बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो दो प्लेन मिरर से मान लेते हैं इनके बीच का एंगल कोई थीटा है।
थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो 30 हो सकती है, चाहे वो 60 हो सकती है, चाहे वो 90 हो सकती है, कोई भी जनरल वैल्यू हो सकती है। मैंने एक ऐसी लाइन बना ली है जो क्या करती है बेटा, इस थीटा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अगर मान लो 60 है तो 30 हो जाएगा, अगर मान लो कितना 90 है तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर। चलो कुछ पॉइंट समझते हैं पहले। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया बेटा, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ये ब्लू कलर वाले पॉइंट मैंने उसी लाइन पे लिए हैं, और जो ग्रीन कलर वाले पॉइंट्स में बना रहा हूँ ये कहीं पे भी ले सकता हूँ मैं। मैंने क्या करा बेटा, देखो अलग अलग रखा हुआ है, ये कैसा रख दिया, इधर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, क्यों, कि मुझे दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है सिमेट्रिक और एक होता है एसिमेट्रिक। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो सिमेट्रिकली का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। मतलब अगर आप डिस्टेंस देखोगे ना उस पॉइंट का, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे ये डिस्टेंस अगर आपने मेजर करा और ये डिस्टेंस मेजर करा, तो ये सारे के सारे एक तो 90 बनेंगे और कैसा बनेगा बेटा, बिल्कुल बराबर, है ना। तो ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं ये कैसा है बेटा, पॉइंट है या एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा है बेटा, दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हुआ है। और रखा कैसे बेटा, सिमेट्रिकली रखा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लो जितने भी बाकी इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखे हैं। तो जब वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखे होते तो हम कैसे बोलते हैं बेटा, दे आर प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। तो दो वर्ड का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। पहला कौन सा बेटा, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। ठीक है, चलो इसी के बिहाफ पे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी और कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, तो टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा है, जो थीटा मैं मान रहा हूं, वो क्या है बेटा, एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं बेटा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। अब समझते हैं पहले, टोटल एंगल कितना होता है बेटा, 360। और आपको क्या दिया होगा बेटा, थीटा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि 360 से आपको उस थीटा से डिवाइड करना है। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास या तो नंबर इवन आएगा और या तो आएगा बेटा ऑड, है ना। दो चीजों के बारे में समझेंगे पहले, या नंबर कैसा आता है, इवन आता है, या नंबर ऑड आता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आपने जब 360 बाई थीटा से डिवाइड करा है तो नंबर की पॉसिबिलिटी मान लो इवन आ जाए, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। तो ऐसे नंबर अगर आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे उन नंबर्स में से क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। और अगर मान के चलो हमारे पास कैसा आएगा बेटा, ऑड नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट केस है। जब भी ऑड नंबर आता है तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है या एसिमेट्रिकली। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो उसमें से हम सीधे क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर मान लो एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। चलिए समझते हैं इसको बेटा। देखो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 360 बाई थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, इन दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। तो सबसे पहला केस देखते हैं कि पहला केस कौन सा है, कि जब चीजें कैसी हैं बेटा, ऑड नंबर आ जाए, या दूसरा केस हमारा बनता है कैसा, इवन नंबर आ जाए। तो जब भी ऑड केस आएगा तो हमें दो फर्दर केसेस देखने पड़ेंगे। ये कौन से केसेस है, पहला कौन सा है बेटा, जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस है, मतलब कैसा है बेटा, एंगल बाइसेक्टर के अलावा अगर कहीं रखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे ध्यान से देखो कितना आएगा, जो आपका आंसर आ रहा है वही है बेटा n। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है कि सिमेट्रिकली प्लेस करके रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से n-1 करना पड़ेगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस को लेके। अगर कहानी किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इवन की, तो इवन में तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे याद कर लेना कि एक सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 8 आया है, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी बेटा, 7। बस बहुत इजी है, बस खाली आपको याद रखना है कि नंबर इवन आएगा तो क्या करना है और ऑड आएगा तो क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, when two plane mirrors are placed at right angle to each other as shown in the figure, the total number of images formed will be। देखिए जैसे बना लेते हैं इसको, देखो जैसे मान लो एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर कैसा बेटा, ये वाला है। तो इन दो प्लेन मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है बेटा, 90। ये दिया हुआ है, मान लो 90। ठीक है, ये एंगल कितना है, दिस इज एंगल 90। चलो अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस इज ऑब्जेक्ट।
हमें ये पता करना है कि इसकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी पड़ रही है। चलो समझते हैं बेटा। देखो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, एन। एन की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, 360 से आपको जब डिवाइड करा आपने किससे बेटा, 90 से, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4, है ना। अब 4 कैसा है बेटा, लिख लेंगे यहाँ पे, 4 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, hence we have to subtract 1। यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, रूल देख चुके हैं कि नंबर अगर इवन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटा देना पड़ेगा। तो यहां से जैसे हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बेटा, n, मतलब यहाँ पे 4 - 1, यहां से कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, हमारा आंसर। तो ऑप्शन देख लेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए बस। क्योंकि अगर हमारा इवन आया तो सीधे घटा देना है, अगर यही नंबर हमारा ऑड होता है ना, तो हम वहां पे चेक करते हैं कि सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली, और वो क्वेश्चन में दिया होता है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब अपने से अजम्पशन रखना है, हम ये मान के चलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है बेटा, एसिमेट्रिकली। जब तक वो बोलेगा नहीं तो ये भी चीज समझनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो जब भी कोई लाइट रे आती है किसी सरफेस से पड़ती है ना, तो वो आती तो अपने मन से है, ठीक है, लेकिन उस सरफेस से जाती कैसे है बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जाती है। ऐसे समझते हैं कि जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल जाना ना जाना आपकी मर्जी है, लेकिन मान लो एक बार आप स्कूल चले गए ना, तो फिर स्कूल से आना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका स्कूल ओवर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ऐसे ही लाइट पड़ती है सरफेस पे ना, आ तो गई, लेकिन जब वो जाएगी ना तो क्या करेगी बेटा, सर्टेन रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हुए जाती है। पहले समझते हैं, पहला लॉ क्या है, यहाँ पे 2 लॉ है बेटा। फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है कि जैसे मान लो एक सरफेस है हमारा, यहाँ पे ये कैसा है बेटा, दिस इज सरफेस। सरफेस है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हमने क्या करा, इधर से पॉलिश कर दिया है। क्या कर दिया बेटा, इधर से पॉलिश कर दिया। चलो एक लाइट रे को लेके आते हैं, ये क्या है, दिस इज व्हाट, अ लाइट रे। इस लाइट रे को लेके आते हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे पड़ी है, ये कौन सी लाइट रे बेटा, दिस इज इंसिडेंट। दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे हम लोगों ने एक ऐसी लाइन बनाई है जो सरफेस पे कैसी बेटा, परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है, नॉर्मल, ठीक है। अब जब लाइट आती है तो ये क्या करती है, कुछ एंगल बनाती है, इसका नाम क्या है बेटा, थीटा, ठीक है। थीटा एंगल ध्यान से देखो, मैंने बनाया कहां से बेटा, नॉर्मल से बनाया है, और किसी सरफेस से नहीं बनाया, और कहीं से नहीं बनाया। थीटा जो एंगल बनता है वो कहां से बनता है, नॉर्मल से बनता है। तो जो भी लाइट कौन सी थी, इंसिडेंट रे है, तो जो एंगल हम मेजर करते हैं उस थीटा को यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा बेटा, इंसिडेंट एंगल, है ना, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, थीटा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट आई है तो ये करती क्या है, जैसी आई है बेटा वैसे नहीं जाएगी, है ना। जितने एंगल पे ये आई थी बल्कि उतने एंगल से ये जाती है। अगर ये कैसा हो जाए, ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू जब मेजर करी तो ये भी वैल्यू कितनी बेटा, थीटा। तो यही हमारा पहला लॉ बन गया। द फर्स्ट लॉ कहता क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, इस वजह से इसका नाम क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रे का नाम क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले लॉ ने क्या बोला बेटा, देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमारा पहला लॉ है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट लॉ पे। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, इन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए आप सरफेस जब बना रहे हैं, तो ये सरफेस हमारा, ठीक है, ये वही लाइट रेज जो मैं हम लोगों ने देखा है पहले लॉ में, ये लाइट पड़ी यहाँ पे, ठीक है, फिर लॉस को फॉलो करते हुए चली गई यहाँ पे, तो एक इंसिडेंट बन गई और एक रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब बची कुची कौन सी बेटा, एक नॉर्मल भी बना देते हैं, मान लो ये क्या बना दिया हम लोगों ने, नॉर्मल। अब हम फेमिलियर हो गए इस चीज से, एक हमारी कौन सी, इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टेड और एक नॉर्मल। ये कहता क्या है कि जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, तो मेरे लेफ्ट में कौन सी रे बेटा, ये वाली इंसिडेंट रे है ना। अगर मैं साइड से देखूं, मैं देख रहा हूं यहां से इंसिडेंट रे को, तो मुझे बाकी दोनों रेज नहीं दिखनी चाहिए। कौन कौन सी, नॉर्मल नहीं दिखनी चाहिए और रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उधर से देखूं, है ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिखनी चाहिए। बाकी जो दो रेज है, पहली कौन सी बेटा, एक तो नॉर्मल है, और दूसरी कौन सी बेटा, इंसिडेंट रे, ये मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो जब हम क्रिकेट जो बच्चे देखते हो, है ना, उसमें 3 स्टंप्स होते हैं।
जब हम सामने से देखते हैं अंपायर जहां पे खड़ा होता है ना, जो फ्रंट अंपायर जो मेन अंपायर होता है, जब वो सामने से दिखता है ना तो उसे तीनों स्टंप बराबर दिख रहा होता है। लेकिन जो लेग अंपायर होता है जब वो स्टंप्स को देखता है ना तो साइड से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टंप दिखता है। तो ये वही कहानी है। जब हम इधर से देखेंगे तो कौन सी रे दिखेगी बेटा, इंसिडेंट रे, और उधर से देखेंगे तो कौन सी दिखाई देगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि ये जो तीनों रेज है ना ये सारी की सारी एक प्लेन में लाई करती हैं। तो सेकंड लॉ ने यही बताया कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक प्लेन में ही लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैसा एक आगे हो जाए और एक पीछे हो जाए। जैसे मैंने जितने भी डायग्राम्स वगैरह बोर्ड पे बनाए, जो भी मैं लिख पा रहा हूँ बोर्ड पे, वो सारा का सारा कैसा है बेटा, एक प्लेन में ही है। क्योंकि जैसे ही पेन बाहर आएगा तो वहां पे कैसा होगा बेटा, लिखना बंद हो जाएगा। तो क्रिकेट के एग्जांपल से हम याद रखेंगे सेकंड लॉ। पहला कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड लॉ इज व्हाट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बोल रहे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर, अच्छा वैलिड फॉर का मतलब प्लेन सरफेस के लिए, रफ सरफेस के लिए, बोथ है या नॉन ऑफ दीज है। चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सरफेस कहता है बिल्कुल प्लेन है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैसा बेटा, स्मूथ सरफेस या प्लेन सरफेस। ये सरफेस कौन सा है, दिस इज प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जैसे मान लो कोई लाइट रे ऐसी आई और एक लाइट रे ऐसी आई, है ना, ये दो लाइट रेज आई तो कैसी होंगी बेटा, पैरेलल आई थी और ये कैसी चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी। तो ये डायग्राम तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लाइट रे आपस में कैसी थी बेटा, पहले भी इंसिडेंट पैरेलल थी, इसके बाद कैसी हुई, जैसी आई टकराने के बाद फिर से वो पैरेलल चलेगी। तो पहले वाले में तो सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बेटा, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन हम बात करेंगे इस बार रफ सरफेस की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, चलो ये सरफेस कैसा है बेटा, रफ है। ठीक है, इसका नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सा सरफेस है, दिस इज रफ सरफेस। पॉलिश कर देते हैं इसको बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, दिस इज पॉलिश। अब वही लाइट रेज आई, मान लो देखो जैसे एक लाइट रे ऐसी आई और एक लाइट रे ऐसी आई। अब हमें एक तो पता चल चुका कैसी चली गई, एक ऐसी चली गई और एक ऐसी चली गई। देखो ध्यान से फर्क कितना दिख रहा है दोनों रेज में बेटा, एक ऐसी निकल गई और एक ऐसी निकल गई। पहले वाले केस में जब लाइट रेज आई थी तो वो पैरेलल आई थी और टकराने के बाद पैरेलल चली गई थी। लेकिन इस वाले केस में कैसा हो रहा है बेटा, पैरेलल पड़ी सरफेस के बाद इधर उधर चली गई, है ना। इसने इस बार क्या किया, वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं करा जो वो पहले कर रही थी। लेकिन क्वेश्चन ये कि ये बताइए कि यार लॉस ऑफ जो रिफ्लेक्शन जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, क्या ये यहाँ पर भी वैलिड है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, जब सरफेस प्लेन होता है तो वहीं पर वैलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, जैसे इस माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है, जब आप इसको क्या करोगे, बिग कर दोगे, इसको बड़ा कर दोगे, है ना। जब आप चीजों को बड़ा करके देखोगे ना तो ये ऐसा देता है, एक तरीके का सरफेस दिख जाता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है बेटा, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ऊबड़ खाबड़ सा जो सरफेस दिखता है, जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो ना और एक एक लाइट रे को जब अच्छे से स्टडी करते हो, मतलब किस पॉइंट पे पड़ी, है ना, इसके बाद क्या हुआ, कितना उसने एंगल बनाया, फिर जब हम देखते हैं कि जो लाइट टकराने के बाद गई वो अभी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाती है। कैसे जाती है देखो समझते हैं। जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, देखो ये क्या है बेटा हमारा सर्कल, तो किसी भी पॉइंट पे अगर ध्यान से देखो ये टेंजेंट होती है, इससे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन कौन सी होती है बेटा, नॉर्मल। ये हमको पता है, मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है बेटा, दिस इज टेंजेंट, और ये कौन सी लाइन है बेटा, दिस इज नॉर्मल, है ना। अब देखो ये सरफेस भी कहीं ना कहीं कर्व्ड है, तो जब ये कर्व्ड होगा तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, सेंटर ही होगा, है ना। तो सेंटर से जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है बेटा, दिस इज नॉर्मल। क्या बन जाती है, नॉर्मल। अब देखो ये क्या है, नॉर्मल है। इस सरफेस को आगे भी एक्सटेंड कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ तक चली गई। कोई भी लाइट लेके आओ, देखो जैसे इसको लेके आए, ये यहाँ पे पड़ी तो इसने कुछ एंगल बनाया, तो टकराने के बाद जब ये जाती है ना तो भी ये क्या करती है बेटा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाती है। बस जो पैरेलल वाले जो केसेस होते हैं, जो स्मूथ सरफेस के केसेस होते हैं ना, उनमें हमें दिखता है, लेकिन जब हम सरफेस कैसा बनाते हैं बेटा, रफ हो जाता है, तो वहां पे हम समझ नहीं पाते, वो हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये कैसा है, रैंडम डायरेक्शन में चली जाती है ना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा तो सरफेस चाहे कैसा हो बेटा, रफ हो चाहे स्मूथ हो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए वैलिड होते हैं, चाहे आप ए के लिए बात करो चाहे आप बी के लिए बात करो। तो इसका मतलब यहाँ का जो आंसर है कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर के फॉर्मूले की।
तो मिरर फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में? ये एक तरीके का रिलेशन बताता है कि जिस भी मिरर को हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ के बारे में बताता है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ रखा है। तो इन तीनों के बीच का कोई रिलेशन बताने वाला अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले का नाम क्या है बेटा? मिरर फॉर्मूला। चलो समझते हैं पहले। देखो सबसे पहले कुछ आपके क्या है नोटेशन, जैसे यू की बात करते हैं तो यू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है बेटा? यहाँ पे v हमारा क्या होता है? दिस इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, f क्या है? f इज इक्वल्स टू, रिलेशन भी बेटा r/2, और ये है क्या एक्चुअल में? f इज द फोकल लेंथ किसकी? मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, f क्या है बेटा? फोकल लेंथ है मिरर का। अब हमें क्या है? रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में बेटा? टोटल f के बीच में, u के बीच में और v के बीच में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये एक ऐसा रिलेशन आता है, ये रिलेशन हम सब फेमिलियर भी हैं सबसे, है ना। लेकिन बात ये है कि जब भी हम यहाँ पे जो वैल्यूज रखते हैं, चाहे आप f की रखो, चाहे u की रखो, चाहे आप v की रखो, यहाँ पे हमेशा हमें जो वैल्यूज रखनी है वो कैसे रखनी है बेटा? साइन के साथ। हमेशा ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, ये नहीं करना है हमको, विद साइन। अब ये साइन क्या है? एक हमारा साइन कन्वेंशन होता है जहां से हम वैल्यूज को मेजर करते हैं, है ना। समझते हैं पहले। देखो एक ऐसा सिस्टम है, ये दो लाइट रेज मैंने बनाई या नंबर लाइंस मैंने बनाई मान लो, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं क्या बेटा? पोल है। जैसे हम इस मिरर की बात करते हैं, ये वाला मान लो एक ऐसा मिरर है हमारा, ठीक है। ये कैसा है बेटा? दिस इज अ मिरर। तो ये पॉलिश होगा यहाँ से, ठीक है। मिरर के जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोल, है ना। तो जब भी हम पोल से आगे की तरफ जाएंगे, मान लो वैल्यूज इधर की तरफ करी हमने यहाँ पर, देखो जब भी आप इधर जाओगे तो वैल्यूज कैसे लेते हैं हम? पॉजिटिव। जब आप पोल से लेफ्ट जाते हो तो वैल्यू कैसे लेते हो बेटा? नेगेटिव। जब आप पोल से ऊपर जाते हो तो वैल्यू लेते हैं आप पॉजिटिव, लेकिन जब आप पोल से नीचे जाते हो फिर से वैल्यूज कैसी हो जाती है बेटा? नेगेटिव। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है। जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसी हिसाब से हम लोग उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यू की वैल्यू पुट करनी है हमको यहाँ पे ठीक से साइन के साथ, वी की वैल्यू पुट करनी है, और साथ ही साथ एफ की भी वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है एक रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू r/2, और r क्या है बेटा? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रिलेशन है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज अ मिरर फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, an object is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance a mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या पता है बेटा? जो भी मिरर दिया हुआ है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ इमेज कहाँ बनेगी। तो जब इमेज बन रही है हमारी स्क्रीन पे, तो ये चीज हम जानते हैं कि जब भी कोई भी इमेज अगर स्क्रीन पे बन रही है तो 100% वो इमेज कैसी बेटा? रियल इमेज है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको बेटा। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है गिवन में, हम डेटा लिखेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दिया है हमको कौन सा मिरर बेटा? दिस इज कॉनकेव मिरर। एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब मिरर कैसा होता है बेटा? कॉनकेव। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले एफ, सॉरी नेगेटिव होती है यहां पे। चलिए एफ की वैल्यू यहां पे कैसी होती है बेटा? नेगेटिव। एफ इज इक्वल्स टू माइनस, है ना, रखते हैं यहां पे वैल्यूज। एफ इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और समझते हैं बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? यू की वैल्यू कितनी दी है? 25। तो इसको भी क्या लिखेंगे बेटा? माइनस 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? v की वैल्यू आपको बतानी है। अब रिलेशन तो एक ही है हमारे पास, कौन सा है बेटा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये रिलेशन हमको दिया हुआ है। जब हम इसमें वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो v की कितनी आएगी बेटा? माइनस 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, जिसमें ऑप्शन दिया है कौन सा बेटा? मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? सी।
कुछ नहीं करना है, सिंपल रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होता है ना, मिरर फॉर्मूला का। तो यू का रिलेशन पता कर लेना आपको, वी का रिलेशन आपको देख लेना क्या है इसमें, इसके बाद कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज पुट करिए, फट से क्या करिए बेटा, आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, 37.5। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बेटा। सारे जो लेक्चर्स हमारे हैं वो कैसे हैं बेटा, बहुत ही प्लान्ड वे में हम लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी हमने पढ़ाया है उसके डीपीपी देते हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलते हैं, वहां पे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100% जो आपने पढ़ा है वो कैसा है बेटा, आपके दिमाग में छप जाता है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे आगाज और प्रवास के बैचेस की, जो हमारे केएलसी की प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन कोर्सेज के बारे में। जो मेन मुद्दा होता है वो मनी का होता है। तो यहाँ पे जो कोर्स थे, इनकी जो फीस थी बेटा वो अराउंड 4000 थी, है ना। लेकिन उसको क्या किया गया कि पैसे का बैरियर टूट जाए, इस वजह से जो फीस है उसमें क्या करा गया, घटते घटते इतना डिस्काउंट दे दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ कितना है बेटा, यहाँ पे देखो 399, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और समझो उसके बाद, एक तो पहले ही इतना ज्यादा उसमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस कोड को यूज करते हैं बेटा ASCC25, तो उसमें आपको एडिशनल 25% ऑफ मिल जाता है। तो ये जो कोर्स है आपका वो कितना है, मात्र 300 का हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 300 का। तो 300 रुपए में आप सोचो, आपको इतने अच्छे से इतने प्लान्ड वे में लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, इंटरैक्टिव सेशंस मिलते हैं, टीचर से आप 1 to 1 बात भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाउट आता है तो उन डाउट्स के लिए हमारे पास अलग से डाउट सेशंस भी होता है। 1 वे प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर हमारा 2 वे है। हम बस चाहते हैं कि जो पैटर्न, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जैसा पैटर्न हमने बनाया हुआ है, बस आप उसको फॉलो करते जाइए। 100% है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लास्ट ईयर हुआ था, इस साल हो रहा है, फिर आगे भी होता चलेगा, है ना। बस आपको क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग से हमसे ज्वाइन कर लीजिए आप जो है। तो जो भी बैचेस हैं उनको बस बिल्कुल तुरंत ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो टीचर बता रहा है उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। कोई भी कंटेंट आपको इधर उधर का नहीं देखना है। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, कितने आपके रेलेवेंट है, कितना आपके लिए हेल्पफुल है, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, पहली बात तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से देते हैं, इसके बाद जितना क्वेश्चन है सारा PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपसे होना लगे तो आप समझ जाओ कि आपका कंसेप्ट कैसा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो बस मेन मुद्दा होता है PYQs का। जिसने PYQs करा दिया या जिसने PYQ करना स्टार्ट कर दिया, समझ जाइए सिलेक्शन के वो बहुत करीब है, क्योंकि पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये गाइड करना बड़ा मुश्किल है। तो आगाज और प्रवास को बेटा फटाफट ज्वाइन करिए आप जो है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, इससे कम फीस कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी आप मार्केट में चेक कर लो। और अगर कोई क्लेम करता है ना, तो समझ जाओ वो पक्का क्या कर रहा है बेटा, पूरा चैप्टर नहीं कराएगा, या कुछ इसमें से टॉपिक कट करा देगा, या पूरा सिलेबस नहीं कराएगा, वो फिर किसी तरीके से बस पूरा कर देगा, क्योंकि उसने बोला है कराने को। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, उसको फटाफट ज्वाइन करिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, इन द गिवन डायग्राम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड द बॉक्स। एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे लाइट रेस कैसी आ रही है बेटा, देखो पैरेलल आ रही है, और टकराने के बाद कैसी हो रही है, देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखो ये पास करके जा रही है। कौन सा पॉइंट है बेटा, इसी पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, समझते हैं पहले। देखिए एक मिरर बनाता हूं मैं, अभी नाम नहीं ले रहे इसका। देखो ये कौन सी बेटा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस हमारी। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ नाम ले लिए। अब कोई भी लाइट रे है, जैसे मान लो ये लाइट रे आई, ये पैरेलल आई, तो ये कहाँ से पास हो रही है बेटा, फोकस से पास होकर चली जा रही है। एक और लाइट रे लेते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये कहाँ से, ये भी कहाँ से पास होती है बेटा, ये भी पैसी निकलती है, फोकस से। तो जितनी भी लाइट रेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर जाती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, फोकस, है ना। ये क्या लगभग इस तरीके का नहीं, कोई बॉक्स के बारे में हमें पता नहीं कौन सा मिरर है या क्या दिया हुआ है, लेकिन जब ये पैरेलल आ रही हैं तो कन्वर्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, सेम सिनारियो है। तो सिनारियो सेम होने का मतलब मिरर ये कौन सा बेटा, दिस मिरर इज व्हाट, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो ऑप्शन है कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें जो मिरर है कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार। अच्छा, अब गाड़ी की बात हम करते हैं, तो कार की बात हम जब करते हैं ना, तो पहली बात तो जब हम हेडलाइट्स की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हेडलाइट हम रात में यूज करते हैं। तो रात में यूज करने का मतलब क्या, हम दूर तक देखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी विजिबिलिटी होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस हमारे कैसे होते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। ठीक है,
दो शीशे लगे होते हैं गाड़ी में, एक होता है हेडलाइट पे लगा होता है और एक ऐसा होता है बेटा साइड में लगा होता है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर में आपने ध्यान से देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े से ट्रक होते हैं या बहुत बड़ी सी कार या कोई भी गाड़ी है तो उसकी इमेज देखो छोटी बनाता है, क्योंकि अगर मान लो जितना बड़ा ट्रक है उतनी बड़ी इमेज बना देगा तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की क्या है बेटा छोटी इमेज बनाता है, कौन सा साइड वाला मिरर। लेकिन जो सामने वाले की अगर हम बात करते हैं तो हम बस ये चाहते हैं कि वो क्या करे बेटा दूर तक कैसा हो बेटा, लाइट रेस बहुत दूर तक जाए और हमारी जो विजिबिलिटी वो कैसी हो जाए दूर तक हो जाए। अब ये समझते हैं क्या है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई लाइट रे होती है ना, पैरेलल आती है किससे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, उसका नाम क्या है बेटा फोकस। ये जस्ट अभी पीछे ही देखा है, मान लो ये वही पॉइंट है बेटा फोकस। लेकिन इस बार मैंने इस फोकस पे रखा क्या है, एक ऐसा सोर्स रख दिया है लाइट का जो क्या कर रहा है हर डायरेक्शन में लाइट रेस को निकाल रहा है। कैसा सोर्स है बेटा, यहाँ पे हमने क्या रख दिया सोर्स है या लाइट सोर्स है ना, सोर्स ऑफ लाइट। इनमें से मैं दो रेस बनाता हूं बस खाली, देखो एक लाइट रे कैसी निकली ऐसी निकली, तो वो देखो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी चली जाएगी बेटा ऐसे पैरेलल, और एक लाइट रे कैसी ऐसी बनाई और ये फिर कैसी निकल गई बेटा फिर से ये पैरेलल निकल गई। तो ये देखो ये बहुत दूर तक जा रही है ना, ये लाइट रेस कैसी आ रही है बहुत दूर तक जा रही है। हम यही तो चाहते थे कि जैसे मान लो टॉर्च की कहानी होती है, टॉर्च में क्या करते हैं हम बल्ब या ऐसा सोर्स होता है जो कहाँ पे रखा होता है बेटा फोकस में, इसके बाद उसमें से लाइट निकलती है और टकराने के बाद बहुत दूर तक चली जाती है। ठीक है, तो सेम कहानी है यहाँ पे। तो हेडलाइट की कहानी हमें पता होगा कौन सा मिरर है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बेटा, दिस इज अ कॉनकेव मिरर हेडलाइट की। लेकिन अगर मान के चलो रेयर व्यू मिरर का क्वेश्चन होता तो वहां पे कौन सा लगाते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की छोटी छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू बेटा।